हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। और आप अगर इकोनॉमिक्स क्लास 12 का फुल्स कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आएंगे तो लाइक कीजिए ज़रूर और वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या होता है गाइस कि आप लोग को का फ्रेंड लोग का भी जितने परेशानी दिक्कत हैं ये सब सॉल्व हो जाते हैं, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग का वो है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन जानने से पहले हमें जानना होगा, और ये जो टॉपिक है ये बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। उपभोक्ता संतुलन क्या है उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो आप लोग का जितने भी परेशानी है ये सब आप इस वीडियो में आप लोग का सब दूर हो जाएगा, यानी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। उपभोक्ता संतुलन से संबंध में आपको सब मालूम चल जाएगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो वीडियो का अंत तक देखिए ज़रूर, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो उपभोक्ता संतुलन जानने से पहले आपको हम लोग को जानना होगा कि उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता वह पर्सन है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है। तो उपभोक्ता एक ऐसा पर्सन है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का कंजप्शन करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता आपको समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन है कि ये संतुलन क्या है? तो संतुलन को कहते हैं बैलेंस, इक्विलिब्रियम। संतुलन को क्या कहते हैं? बैलेंस या इक्विलिब्रियम। तो संतुलन, एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, बैलेंस में कब होता है? तो एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब उसके पास जितने भी इनकम होते हैं, यानी आय, जितने भी पैसे होते हैं, वह किसी वस्तु को किस तरह से खर्च करने की उससे मिलने वाले संतुष्टि यानी सेटिफाइज मैक्सिमाइज हो, यानी अधिकतम हो, तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, आपके पास 1000 रुपये हैं। आप ये 1000 रुपये लेकर चले गए बाज़ार में और आपको जूता खरीदना है। तो आप सबसे पहले पूरे बाज़ार घूमेंगे। अब सबसे पहले तो पूरे बाज़ार घूमेंगे और बाज़ार में देखेंगे कि आप जिस तरह के जूते खरीदना चाहते हैं उस तरह के जूते में कौन से जूते में उस तरह की क्वालिटी है, आप जिस तरह के जूते खरीदना चाहते हैं उस तरह का डिज़ाइन है, आप जो पसंद है उस तरह का। तो पूरे मार्केट घूमें। सबसे पहले पूरा मार्केट घूमने के बाद आप एक जूते का चॉइस कर लेते हैं और उस पर आपके पास जो 1000 रुपये है उसको खर्च कर देते हैं। उस वस्तु पर आपके जो 1000 रुपये हैं उसको खर्च कर देते हैं और ले आते हैं अपना घर ले आते हैं। और आप जो उस वस्तु को खरीदें, उस जूते को खरीदें, उसको कभी बदलेगा नहीं, तब वो एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। अगर वो किसी के कहने से या उस जूते को बदल देता है तो उपभोक्ता वो खुद संतुष्टि नहीं है, तो उपभोक्ता उस समय संतुलन में नहीं होगा। तो उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब एक उपभोक्ता के पास जितनी आय होती है, यानी जो इनकम होती है, उसको किसी वस्तु पर इस तरह से खर्च करें जिसके उसको मिलने वाली संतुष्टि जो हो वो अधिकतम हो, तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो उपभोक्ता संतुलन जो है ये आपका उपभोक्ता 2 तरह से संतुलन में होता है, यानी जो कंडीशन है उपभोक्ता संतुलन का वो 2 तरह का है। पहला तो उपयोगिता विश्लेषण से, इसी को कहते हैं उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा, और दूसरा तटस्थ वक्र विश्लेषण, इसी को कहते हैं उपयोगिता की कर्मवाचक अवधारणा। और उपयोगिता विश्लेषण में आपका 2 केसेस है। पहला एक वस्तु की स्थिति में और दूसरा 2 वस्तु की स्थिति में। उपयोगिता विश्लेषण
के अंदर आपको कितने केस आते हैं? 2 केस आते हैं, एक वस्तु की स्थिति में और दूसरा 2 वस्तु की स्थिति में। और तटस्थ वक्र विश्लेषण में आपका आते हैं एक ही केस आते हैं 2 वस्तु की स्थिति में। इसको कहते हैं अधिमान वक्र। उपयोगिता की क्रमवाच्य अवधारणा को भी अधिमान वक्र कहते हैं। तो चलिए फिर आते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण में 2 वस्तु की स्थिति में भी 2 केस होते हैं। एक तो दोनों वस्तु की कीमत समान हो और दूसरा दोनों वस्तु की कीमत अलग अलग हो। एक है 2 वस्तु की कीमत समान हो और दोनों वस्तु की कीमत अलग अलग हो। तो उपभोक्ता संतुलन के ये सब कंडीशन है। तो उपभोक्ता संतुलन ये उपयोगिता विश्लेषण से भी होता है और तटस्थ वक्र विश्लेषण से। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि उपयोगिता विश्लेषण के ये एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होता है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन देखने से पहले हम लोग को जानना होगा कि उपयोगिता विश्लेषण क्या है। उपयोगिता विश्लेषण क्या है, ये उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता हर वो वस्तु यानी किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्टि करने का जो पावर होता है उसे उपयोगिता कहते हैं, यानी जो शक्ति होता है। तो हर वो वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने का जो गुण होता है उसे उपयोगिता कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। उपयोगिता को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो आप समझ गए हैं कि उपयोगिता विश्लेषण क्या है। और उपयोगिता के विश्लेषण जो है वो गणनावाचक अवधारणा से है, यानी यूटिलिटी को हम लोग गिन सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण से हम लोग जो उपभोग करते हैं उसको गिन सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण, मान लीजिए हमें भूख लगी है और हम जो बाज़ार से खरीद के खा लें समोसा, इससे हमको संतुष्टि मिली। तो उससे हमको जितने उपयोगिता मिलती है यानी यूटिलिटी मिलती है उसकी गणना की जा सकती है। उपयोगिता विश्लेषण में उसकी गणना की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। तो ये आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं, तो ये पहले जान लीजिए कि उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में उपयोगिता विश्लेषण द्वारा कब होता है, तो इसके कौन कौन से शर्तें हैं। एक उपभोक्ता संतुलन में एक वस्तु की स्थिति में कब होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक उपभोक्ता जो उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा द्वारा उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। या तो आ सकता है कि उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में कब होता है, उनके शर्तें बताएं। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में उपयोगिता विश्लेषण द्वारा एक वस्तु की स्थिति में कब संतुलन में होता है। तो उपभोक्ता संतुलन के शर्तें देखिए, एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब, इसके शर्तें देखिए, जब आप लिख सकते हैं एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान बराबर कीमत। एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में संतुलन में तब होता है जब समान उपयोगिता का मौद्रिक मान कीमत के बराबर हो, यानी कीमत के बराबर होगा, तब एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या है,
ये सीमांत उपयोगिता क्या है और ये मौद्रिक मान ये क्या है। तो सीमांत उपयोगिता, कहीं भी आपको जब सीमांत शब्द दिख जाए ना तो वहाँ जान लीजिए कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। मान लीजिए जब आप एक जामुन खाते हैं, जब आप एक जामुन खाते हैं तो आपको कितने यूटिलिटी मिलती है। मान लीजिए आपको यूटिलिटी मिलती है 20, आपको मिलती है 20 यूटिलिटी मिलती है। जब आप दूसरे जामुन खाते हैं यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो आपको यूटिलिटी मिलता है 25। कितना यूटिलिटी मिलता है? 25 यूटिलिटी मिलता है। यानी कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई? कुल उपयोगिता में आपकी वृद्धि हुई 25 माइनस 20 यानी 10 यानी 5 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 5। तो वही कहता है कि सीमांत उपयोगिता कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कुल उपयोगिता 20 से कितना हो रही है? 25। तो कितने की वृद्धि हुई? 5। तो ये हो गया आपका सीमांत उपयोगिता। तो चलिए आपको सीमांत उपयोगिता समझ में आ गया। अब ये मौद्रिक मान क्या है? तो ये मौद्रिक मान जो है आपका, मौद्रिक मान कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता, देखिए ये आपका है जो उपयोगिता में है, ये यूटिलिटी में है और ये आपका है कीमत में। तो सीमांत उपयोग जो आपका होती है वो किस में होती है? यूटिलिटी में होती है, और ये जो आपका होती है कीमत, ये होती है आपका रुपये में। किस में होती है? रुपये में। तो यूटिलिटी, और ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका किस में है? यूटिलिटी में। और राइट हैंड साइड वाला है आपका रुपये में। और हम लोग किसी का तुलना यानी कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, तभी हम किसी का तुलना कर सकते हैं। तो इधर भी रुपया होना चाहिए, इधर भी रुपया होना चाहिए, तभी हम किसी का तुलना कर सकते हैं। और ये यूटिलिटी है, ये तो समझ में आ गया। यूटिलिटी क्या होते हैं? उपयोगिता जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, वो उपयोगिता है कि गुण होते हैं। तो होते यूटिलिटी को हम लोग रुपये में चेंज करेंगे तभी तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तभी तो हम किसी का तुलना कर सकते हैं, और इसी यूटिलिटी को क्या कहते हैं? संतुष्टि भी कह सकते हैं, इसी को सेटिफाइस भी कहते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको मुद्रा में लाना होगा यानी रुपये में लाना होगा। तो चलिए सीमांत उपयोगिता को कैसे मुद्रा में लाते हैं। सबसे इसको सीमांत उपयोगिता को जब 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता से भाग दी जाती है तो प्राप्त होती है हमें सीमांत उपयोगिता की मौद्रिक मान। तब हम लोग को प्राप्त होती है कि सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान, तब हम लोग को सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान प्राप्त होती है।
ये तो सीमांत उपयोगिता आपको समझ में आ गया कि सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए इसकी सीमांत उपयोगिता क्या है। आपको समझना है कि ये 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता क्या है। ये 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता क्या है। 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य उस अतिरिक्त उपयोगिता से है जो सामान्यतः अन्य उपलब्ध वस्तुओं पर 1 रुपया और खर्च करने से है। तो ये हो गया 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता का डिफिनेशन। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 रुपये में 1 सेव, 1 रुपये में 1 सेव है, 1 रुपये के 1 सेव हैं। आप जब भी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, तो आप उसके सामान्य एक अन्य वस्तु जो होते हैं बाज़ार में उपलब्ध, उन वस्तु की कीमत को देखते हैं और दूसरी वस्तु का कीमत का निर्धारण करते हैं। आप जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो आप तो उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, खोजते हैं जिसमें आपको जितना खर्च कर रहे हैं उतना तो वही यूटिलिटी मिल रही है या उससे अधिक मिल रही है। आप वो वस्तु कभी नहीं खरीदना चाहेंगे जिससे आपको जितना आप जिस वस्तु खरीद रहे हैं, जितना आप उस वस्तु पर खर्च कर रहे हैं, जितना पेड कर रहे हैं, उतना उपयोगी तो नहीं मिल रही, तो वस्तु को आप कभी भी नहीं खरीदना चाहते हैं। और आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे सभी शर्तें बताएं कि दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितना मात्रा खरीद सकता है। कि वे सभी शर्तें बताएं कि किसी दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीद सकता है, किसी वस्तु कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो सामान्यतः मान लीजिए आप तो किस तरह की वस्तु खरीदते हैं। एक तो आप जितने खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप खर्च कर रहे हैं, आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, या तो 100 रुपये से आपको जो यूटिलिटी मिल रही वो अधिक होना चाहिए, यूटिलिटी अधिक होना चाहिए। इसी को कहते हैं उपयोगिता, इसी को कहते हैं संतुष्टि भी, इसी को कहते हैं, इसी को संतुष्टि भी कहते हैं। या जो उससे मिल रही है उपयोगिता वो उसके बराबर होनी चाहिए, 100 रुपया के बराबर होनी चाहिए, तभी आप उस वस्तु को खरीदेंगे। तो इसका निर्धारण, कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं कि अन्य उपलब्ध वस्तु के द्वारा करते हैं। तो अन्य उपलब्ध वस्तु आपके यहाँ पर है जामुन। मान लीजिए 1 रुपये में 1 जामुन है, 1 जामुन है और 1 रुपये का जो जामुन है वे उससे उपभोक्ता को कितने उपयोगिता मिल रही, कितने यूटिलिटी मिल रही। तो 1 रुपये के जामुन से उपभोक्ता को 2 यूटिलिटी मिल रही है, 2 यूटिलिटी मिल रही है। कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 2 यूटिलिटी मिल रही है। तो एक उपभोक्ता को 1 रुपये के जामुन से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 2 यूटिलिटी मिल रही है। आपको मिलेगी 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता 2 यूटिलिटी कितनी? 2 यूटिलिटी। 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता, 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता आपको कितने यूटिलिटी मिल रही है? 2 यूटिलिटी मिल रही। तो चलिए इसको एक टेबल से समझते हैं। तो टेबल आपको रटना नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, सेव। क्या है आपका? सेव। और यहाँ पर लिख लीजिए, सेव लिख लीजिए 0, जब 1 भी नहीं है। 1 2 3 4 5, ये हो गए 6। अब इससे आपको कितने सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? सीमांत उपयोगिता आपको मिल रही है सीमांत उपयोगिता कैसे होता है?
जब हम एक भी नहीं कहें तो हमको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 0 यूटिलिटी मिलेगी। जैसे ही एक खाएँ हमको मिला 10 यूटिलिटी, जैसे ही और एक खाएँ तो हमको मिला 8, जैसे और एक खाएँ तो मान लो हाँ मिला 6, फिर और एक खाएँ तो मिला अभी 2 मिला, फिर और खाएँ तो 1 मिला, फिर और एक खाएँ तो 0 मिला, यानी एक भी नहीं मिला। तो ये जो है आपको कैसे लेना है, यानी घटते हुए लेना है। सीमांत जो ये है ये आपको घटते हुए जाएगा। जैसे बस क्या कहता है सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम, कि जैसे जैसे हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में होने वाले सीमांत उपयोगिता में उससे उससे घटते चले जाते हैं। सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे हम अधिक वस्तु का उपभोग करते हैं, सीमांत उपयोगिता पे घटते चले जा रही है। आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे जैसे अधिक इकाई का उपभोग करेंगे ये घटते जाएगा। आपको टेबल रटना नहीं है। अब 1 रुपये की कीमत कितना है, एक सेब का कितना कीमत है, 1 सेब का 1 रुपये कीमत है। तो कीमत हो गया आपका, कीमत जो हो गया आपका 1 रुपये करके है, 1 रुपये करके है ना, 1 रुपये करके है आपका, 1 रुपये करके है। और सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान कैसे निकालते हैं, सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सीमांत उपयोगिता को 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता से भाग दी जाती है, 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता से भाग दी जाती है, तब सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान प्राप्त होते हैं। तो ये सारे आप लोग को लिखना है। तो देखिए 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता आपका कितना है, 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता आपको 2 यूटिलिटी है, 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता आपका 2 यूटिलिटी है। तो आप क्या निकालेंगे, सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान कितने हैं, 2 यूटिलिटी। और सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको हम बताए थे। देखिए इस तरह से निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता को जब 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता से भाग दी जाती है तो सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान निकल जाता है। सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता आपको 2 है, तो यानी 2 से आपको सीमांत उपयोगिता को डिवाइड करना है। तो जब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपको 5, फिर किए तो आ गया आपका 4, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, फिर 0 ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग कब कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी इसका तुलना कब कर सकते हैं कि दोनों रुपये में हो गया, इससे तो नहीं कर सकते हैं। जब ये दोनों रुपये में हो गया, यानी ये भी रुपया में हो गया और ये भी रुपया, किसी भी वस्तु को हम लोग कब कर सकते हैं तुलना, कब, जब दोनों एक समान हो, यानी मीटर में हो, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में हो, तभी हम किसी की तुलना कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम लोग दोनों का तुलना कर सकते हैं। यानी कीमत के बराबर सीमांत उपयोगिता मौद्रिक मान है। तो एक उपभोक्ता किसी दी हुई कीमत पर एक वस्तु कितनी मात्रा खरीद सकता है, तो एक वस्तु के 4 मात्रा खरीद सकता है। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि वो सभी शर्तें बताएं कि किसी दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो ये एक दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीद सकता है, 4 मात्रा। ये हो गया आपका 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता 2, क्योंकि एक जामुन उसकी तुलना, एक जामुन के कितने, एक उपभोक्ता को कितने यूटिलिटी मिल रहा है, 2 यूटिलिटी मिल रहा था। तो यही रहा एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तो इतना तक आप समझ ही गए हैं और अगले वीडियो में देखते हैं कि एक वस्तु के 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।